नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। केदारनाथ में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था ध्वस्त हुई है, जिसके बाद अब केदारनाथ धाम में आईटीबीपी ने कमान संभाल ली है। जल्द ही एनडीआरएफ की टीम भी मोर्चा संभालेगी। बड़ी खबर, यात्रा मार्गों केदारनाथ धाम में तैनात रहेंगे आईटीबीपी और एनडीआरएफ के जवान। केदारनाथ धाम में अब तक 10 यात्रियों की मौत हो चुकी है और इस बीच ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां एक तरह से केदारनाथ में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था ध्वस्त हुई है और अब केदारनाथ धाम में आईटीबीपी ने कमान संभाली। एक कंपनी अभी तैनात की जानी है और आईटीबीपी की भी एक कंपनी यहां पर पहुंच चुकी है, जो कि उसकी तैनाती अभी गौरीकुंड से लेकर के और केदारनाथ तक मतलब इनकी तैनाती होनी है। और ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता रोहित डिमरी देंगे। रोहित, बताएं कि कैसे ये जरूरी हो गया था कि एनडीआरएफ आईटीबीपी के जवान आगे आए और वो मोर्चा संभाले। हम की यात्रा को पूरे 7 दिन का समय हो चुका है। 1,32,000 तीर्थयात्री केदारनाथ धाम को पहुंच भी गए हैं, पर लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अव्यवस्थाएं यहाँ पर काफी देखने को मिल रही है, क्योंकि गौरीकुंड से जो केदारनाथ धाम जो पैदल मार्ग है 19 किलोमीटर का दायरा है। इस बीच कहीं तीर्थयात्रियों की अब तक मौत हो चुकी है। केदारनाथ धाम की हम बात करेंगे 10 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है, जबकि एक तीर्थयात्री जो ऐसा है जिसे पहले रास्ते पे गिरने से ही मौत हुई। पर लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ की जो व्यवस्थाएं है वो दुरुस्त नहीं की जा रही है। बार बार तीर्थयात्री यही शिकायत आ रही है कि उनको रहने और खाने की समस्या हो रही है, जबकि जो यात्रा मार्ग पे जो पुलिस के जवान हैं, जो डीआरएफ के जवान हैं, वे उनके लिए व्यवस्थाएं नहीं कर रहे हैं। उनसे बदसलूकी की जा रही है। खास तौर पे जो मंदिर के दर्शन करने के समय जो पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात रहते हैं, तो उन पे बदसलूकी से बात की जाती है, उन्हें सही तरीके से दर्शन नहीं कराते। ऐसे कई शिकायतें आने के बाद अब जारी कह सकते हैं कि जो केदारनाथ की विधायिका है श्रीमती उन्होंने भी कई बार आईटीबीपी के जवान की तैनाती की मांग की है, क्योंकि जो व्यवस्थाएं संभालने में जो पुलिस प्रशासन है काफी नाकाम यहाँ पर दिखाई देता था। ऐसे में आईटीबीपी जवानों की तैनाती की मांग की जा रही थी और अब जाकर 90 जवान जो है गुप्तगाती से सोनप्रयाग और सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच में तैनात कर दिए गए हैं और कुछ जो एनडीआरएफ के 46 जवान है वह भी 2 से 3 दिन के भीतर केदारनाथ धाम में तैनात कर दिए जाएंगे। बिल्कुल। और रोहित, इस बदलाव के बाद उम्मीद की जाएगी कि बेहतर व्यवस्था देखने को मिलेगी जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं उनके लिए। शुक्रिया। चारधाम यात्रा पर हर दिन अव्यवस्थाओं की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं। बद्रीनाथ धाम से यात्रियों का पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें साफ नजर आ रहा था कि यात्रा पर कैसी बदइंतजामी हावी है। नारेबाजी कर रहे चारधाम यात्रियों का गुस्सा मित्र पुलिस पर उतर रहा है। ये वीडियो बद्रीनाथ धाम का है, जिसमें श्रद्धालु पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वीडियो 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के दिन का बताया जा रहा है। श्रद्धालुओं की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि बद्रीनाथ धाम में भीड़ के बावजूद पुलिस अधिकारी वीआईपी गेट से दर्शन कर रहे थे। चारधाम यात्रा को शुरू हुए 1 हफ्ते का वक्त हो चुका, मगर व्यवस्थाएं सुधरने के बजाय और बिगड़ रही हैं। केदारनाथ धाम में भी स्थिति कोई ज्यादा ठीक नहीं है और ये खुद आप चारधाम यात्री के मुंह से सुन सकते हैं। बहुत परेशान हुए हैं। कल 6 बजे से आए बुलाए थे, जो अभी हम लोग को दिया, हमको 12 बजे बैठाया तो बोला फिर वो नहीं था। 6 बजे से कल से परेशान हो रहे, कुछ बता नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे। इस महिला तीर्थ यात्री की परेशानी सरकारी व्यवस्थाओं की पोल खुद ब खुद खोल रही है। इतना सब होने के बावजूद अधिकारी सिर्फ हवाई बातें ही कर रहे हैं। अभी चूंकि जो है वो थोड़ा स्प्रेड आउट करना हम लोगों के लिए आवश्यक है, भीड़ नियंत्रण के चलते, एज वेल एज हमारा सीज़न जो है पूरा सीज़न चलने के चलते, तो उसके चलते जो है अभी ये स्प्रेड आउट की स्ट्रैटेजी जो है अभी हम लोगों को क्रियान्वयन करना है उसका। उस पर जब हम लोग कार्य करेंगे तो ये पूरा सीज़न भी बढ़ेगा, एक्स्ट्रा ज़्यादा दिन जो है ये सीज़न भी चलेगा और यात्रियों को भी आने वाले समय में सहूलियत देना आवश्यक होगा। अब सवाल ये कि क्या दुनिया भर के तीर्थ यात्रियों को सिर्फ मुसीबत में डालने के लिए चारधाम यात्रा पर बुलाया जा रहा है? जब व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है
तो फिर देश भर के श्रद्धालुओं को 4 धाम आने का न्योता क्यों दिया जा रहा है? पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज तो विदेशी श्रद्धालुओं तक को यात्रा में आने का आमंत्रण दे चुके हैं। सभी से मेरा आग्रह है कि जो हमारे प्रवासी भारतीय बाहर बसते हैं उत्तराखंड में जरूर पधारें। सभी से आग्रह मैं कर रहा हूं कि उत्तराखंड में जरूर आइए और प्रकृति का आनंद लीजिए। उत्तराखंड में आपको हिमालय की चोटियों से लेकर गंगा, यमुना, सरयू सारी नदियों का आपको लाभ मिलेगा और हमारे 4 धाम यात्रा के अंदर भगवान बद्री विशाल, भगवान केदारनाथ, गंगा और यमुना ये सारी नदियां हमारे यहाँ स्थित हैं। यमुनोत्री धाम में भी हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। 6 किलोमीटर लंबे पैदल रास्ते पर यात्रियों के साथ साथ घोड़े, खच्चर, पालकी वाले भी साथ चल रहे हैं, जिससे पैदल यात्री परेशान हैं। घोड़ा पड़ाव न होने की वजह से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। यात्रा में सबसे ज्यादा परेशानी केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर आ रही है, क्योंकि केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए पैदल मार्ग काफी लंबा है। यात्रा मार्ग पर जरूरी इंतजाम भी नहीं है, जिस वजह से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। केदारनाथ धाम की ये चढ़ाई यात्रियों के लिए मुसीबत बन रही है। पैदल मार्ग पर बदइंतजामी की वजह से यात्री परेशान हैं और उनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खच्चर है और 10 खच्चरों के साथ 2 आदमी मुश्किल से हैं और वो मतलब ऐसी स्पीड से उतरते हैं कि जैसे मानो अभी कुचल के खाई में गिरा दें। यात्रा शुरू होने से पहले बड़ी बड़ी बातें की गई थी, मगर यात्रा शुरू होने के 10 दिन के भीतर ही तमाम बातें हवाई साबित हो रही हैं। यही वजह है कि 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग बैकफुट पर है। इसे लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। हरीश रावत ने अपने ट्वीट में लिखा कि 4 धाम यात्रा के दौरान बुजुर्ग यात्रियों की मौत का बढ़ता आंकड़ा चिंताजनक है। लोगों की संख्या अधिक होने से दर्शन के लिए प्रतीक्षा का समय भी बहुत ज्यादा है। हरीश रावत ने सरकार से मांग की कि बुजुर्ग यात्रियों को एनडीआरएफ अपनी देखरेख में यात्रा करवाए। चारों धाम में तीर्थयात्रियों की मौत का आंकड़ा रुक नहीं रहा। शासन की तरफ से यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो हेल्थ चेकअप कराकर ही उत्तराखंड आए। धामों की कैपेसिटी है उससे अधिक श्रद्धालु वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो ये आवश्यक है कि इस बार काफ़ी श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और इस संबंध में ये भी निर्देश शासन द्वारा दिए गए हैं कि यात्रियों का पंजीकरण आवश्यक रूप से करवाया जाए और स्वास्थ्य संबंधी जो अलर्ट है वो भी जारी किए गए हैं। एडवाइजरी एक स्वास्थ्य विभाग ने जारी की है कि किस प्रकार से यात्रा रूट पर हम लोग अपने आप को कंडक्ट करें और किस प्रकार अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चाहे वो कोविड की स्थिति हो या अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। यात्रा पर फैल रही अव्यवस्थाओं को लेकर शासन और पुलिस के आला अधिकारी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ग्राउंड पर आकर सब दावों की हवा निकल रही है। 4 धाम यात्रा पूर्णतः व्यवस्थित रूप से चल रही है। शुरुआती दौर में ओपनिंग के समय जरूर थोड़ा बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी में एक्स्ट्रा भीड़ थी। अभी सब कुछ सुव्यवस्थित है। जितना संभव हो सके पूरे रूट पे हमारी एसडीआरएफ की फैली हुई है, जिससे कि उनको समय से हम मेडिकल सहायता पहुंचा सकें। इसका भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इन व्यवस्थाओं में क्या 4 धाम यात्रा सुचारू रूप से चल पाएगी? ऐसा लगता है कि यात्रियों को राम भरोसे छोड़ दिया गया है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार के साथ रवि कैथुआ की रिपोर्ट। वहीं 4 धाम यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि महज 10 दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या 2,61,000 के पार पहुंच गई है। वहीं यात्रा के दौरान अब तक 28 तीर्थ यात्रियों की मौत भी हो चुकी है। मामला गंभीर है, मगर डीजी हेल्थ इस पर पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। जो एज ग्रुप में ये इफेक्ट कर रहा है वो 60 साल से ऊपर की लोगों की ज़्यादा मृत्यु हो रही हैं। और जब मेरे पास जो फिगर है उसमें मोर देन 60 ईयर्स के 13 लोगों की डेथ हुई है, 51 to 60 ईयर्स 7 की डेथ हुई है,
41 to 50 में 4 की डेथ हुई है और 30 to 40 भी 3 की डेथ हुई है। हम सभी लोगों की जो मृत हो रहे हैं उनका पोस्टमार्टम उनकी इच्छा के अनुसार ही कराया जा सकता है। तो कई लोग पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं है तो उनका पंचनामा भरा जा रहा है। जो लोग तैयार हो रहे हैं उनका पोस्टमार्टम कर रहे हैं। पोस्टमार्टम से ही रियल कॉज पता चलता है। इस बार चारधाम यात्रा पर तीर्थ यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। मॉनसून सीजन के दौरान भी यात्रा चलती है, जिस वजह से चार धामों में एनडीआरएफ और आईटीबीपी को तैनात करने का फैसला लिया गया है। मुख्य सचिव एसएस संधू ने कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से चार धामों में एनडीआरएफ और आईटीबीपी को भेजने का फैसला लिया गया है। तो पहले से रहती है क्योंकि वो प्रदेश की है। एनडीआरएफ इस बार ज़्यादा रश देखते हुए भारत सरकार ने कहा है कि आप एनडीआरएफ को भी रखें, वहाँ उन्होंने भेजी हुई है। आईटीबीपी भी यूजुअली नहीं होता, इस बार ज़्यादा रश देखते हुए आईटीबीपी के भी जवान आए हैं। वो सीमित समय के लिए हैं और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनका समय बढ़ाएंगे और अगर ज़रूरत नहीं रहेगी तो आईटीबीपी वाले वापस। उत्तराखंड में 2 साल के बाद में चारधाम यात्रा बड़े पैमाने पर शुरू हुई है। 9 दिन हो गए हैं चारधाम यात्रा की शुरुआत हुए और 28 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, जिसके बाद राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। हाथ से बात निकलते हुए राज्य सरकार अब यात्रा मार्गों पर एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों को तैनात करने जा रही है, जिसकी पुष्टि खुद उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू की ओर से कर दी गई है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मरमन रावत के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। उधर चारधाम की यात्रा पर फैली अव्यवस्थाओं और यात्रियों की मौत को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने अधूरी तैयारियों में यात्रा करवाई, जिसका नतीजा सबके सामने है। पूरी तरीके से व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं लचर हैं, लोगों को ऑक्सीजन की कमी होगी क्योंकि पोस्ट कोविड जो इफेक्ट्स आने थे उनका मुझे अंदेशा था और मैं लगातार कह रहा था कि वहाँ ऑक्सीजन के देने के लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। और आज जब 22 से ज़्यादा लोग इस बीच में ख़त्म हुए हैं तो केंद्र सरकार जागी है। चार धाम की जो व्यवस्थाएं हैं सरकार पूरी तरीके से असफल रही है। सरकार कतई संवेदनशील नहीं है। कम से कम 30 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सारी लड़खड़ा गई हैं। पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। पैदल रस्तों में शौचालय नहीं बने हुए हैं। बिजली में आप देखिए कि प्रधानमंत्री के कार्यालय को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। अगर सरकार संवेदनशील होती, प्रदेश की सरकार अगर गंभीर होती तो प्रधानमंत्री जी के कार्यालय को संज्ञान लेना पड़ता। चारधाम यात्रा की तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं। इन सब के बीच सरकार और शासन लगातार दावा कर रहा है कि सब कुछ ठीक ढंग से चल रहा है। एनडीआरएफ तो पहले से रहती है क्योंकि वो प्रदेश की है। एनडीआरएफ इस बार ज़्यादा रश देखते हुए भारत सरकार ने कहा है कि आप एनडीआरएफ को भी हाँ वहाँ उन्होंने भेजी हुई है। आईटीबीपी भी यूजुअली नहीं होता, इस बार ज़्यादा रश देखते हुए आईटीबीपी के भी जवान आए हैं। वो देहरादून में हुई धामी कैबिनेट की बैठक में 7 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अंत्योदय कार्ड धारकों को हर साल 3 गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। और क्या है कैबिनेट के बड़े फैसले, चलिए देखते हैं। धामी कैबिनेट की दूसरी बैठक में 7 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने फैसला लिया कि अंत्योदय कार्ड धारकों को हर साल 3 गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। इसके साथ ही किसानों को हर साल प्रति क्विंटल 20 रुपए बोनस भी दिया जाएगा। अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को प्रत्येक वर्ष 3 गैस के सिलेंडर मुफ्त मुहैया कराए जाएंगे। ये योजना तुरंत लागू की जाएगी। चौथा मद गेहूं खरीद से संबंधित है। गत वर्षों की तरह इस बार भी किसानों को प्रति क्विंटल 20 रुपए का बोनस दिया जाएगा। कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया कि केदारनाथ धाम में 1 मंजिले भवन को 2 मंजिला बनाने की अनुमति मिलेगी। इसके लिए ठेकेदार को उसी दर पर काम करने की मंजूरी मिलेगी। श्री केदारनाथ जी के निर्माण कार्य जो चल रहे हैं उसके बारे है। उसमें कुछ बिल्डिंगें 1 मंजिला बननी थी और बाद में निर्णय हुआ कि कुछ लोग जिनके पहले वहाँ मकान थे उनको भी जगह दी जानी है, उनके लिए जगह कम पड़ रही है, इसलिए कुछ बिल्डिंगें जो 1 मंजिला थी उनको 2 मंजिला बनाया जाएगा। गन्ना चीनी विभाग का है,
इसमें जो शासकीय गारंटी दी जाती है उसके ऊपर विभाग द्वारा प्रतिभूति शुल्क दिया जाना होता है। इसमें निर्णय हुआ कि एक्ट के अनुसार विभाग शासन को ये शुल्क देगा और अगर गन्ना चीनी विभाग को किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान के लिए धन की आवश्यकता है तो उसकी भी सरकार पूर्ति करेगी। हरिद्वार जिला पंचायत से संबंधित निर्णयों के लिए एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया है, जो कोर्ट के निर्णय से संबंधित जानकारी शासन को देंगे। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। और इस बीच एक बड़ी खबर देहरादून से, जहां राज्यसभा की एक सीट के लिए 10 जून को चुनाव होगा। 31 मई नामांकन की आखिरी तारीख है। 30 जून को होगी राज्यसभा की एक सीट के लिए वोटिंग। 4 जुलाई को खत्म हो रहा है प्रदीप टमटा का कार्यकाल और इस पर चुनाव होने जा रहे हैं। 31 मई नामांकन की आखिरी तारीख। हरिद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रशासन ने उन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जो काफी समय से सरकारी जमीन पर कब्जा जमा कर बैठे हुए थे। धर्मनगरी हरिद्वार में प्रशासन का बुलडोजर दूसरे दिन भी चलता रहा। सड़क पर कब्जा जमाए बैठे दुकानों के खिलाफ पीला पंजा चल रहा है। देवपुरा चौक से ज्वालापुर कोतवाली तक प्रशासन ने उन तमाम दुकानदारों पर कार्रवाई की है जो सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। देखिए कैसे दुकान कई फीट आगे सड़क पर ही बोर्ड लगा दिया है। एक दुकानदार तो अपने तंदूर को ही सड़क पर रख दिया, मगर बुलडोजर ने तंदूर को तहस नहस कर दिया। आज दूसरा दिन है और आज हम जो है ज्वालापुर थाने तक जा रहे हैं, देवपुरा चौक से ज्वालापुर थाने तक, और जितना भी अतिक्रमण है हमारी सड़क पर उसको जो है ध्वस्त करने की कार्रवाई कर रहे हैं। प्रशासन का बुलडोजर देखकर दुकानदारों में हड़कंप मचा है। कुछ दुकानदार तो अब हाथ जोड़ रहे हैं। हरिद्वार पर्यटन के लिहाज से बेहद अहम स्थान है। चारधाम यात्रा चल रही है, ऐसे में धर्मनगरी में बड़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं। प्रशासन की कोशिश है कि शहर की सड़कें चौड़ी हों जिससे जाम के हालात ना बने। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिकोला की रिपोर्ट। उधर खटीमा में भी अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने एक्शन लिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद तालाबों से अतिक्रमण हटाया जा रहा। मझोला गांव में तालाब की भूमि पर बने 3 मकानों को प्रशासन की टीम ने ध्वस्त कर दिया। साथ ही बाकी बचे अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर खुद अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। देहरादून में एसटीएफ की एडीटीएस टीम छापेमारी के दौरान एक घर से बड़ी संख्या में नशे के इंजेक्शन बरामद करती है। इस दौरान 742 नशे के इंजेक्शन और 300 नशीली गोलियां बरामद की जाती हैं। इस दौरान एक युवक को 20,000 रुपए के साथ भी गिरफ्तार किया गया। बागेश्वर में सरयू नदी का जल स्तर बढ़ने से 4 मजदूर फंस गए, जिन्हें पुलिस की रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि बारिश के बाद नदी का जल स्तर अचानक से बढ़ गया, जिससे ये 4 मजदूर उसमें फंस गए थे। किसानों के साथ ही अब महंगाई ने पशुपालकों की भी कमर तोड़ दी है। उत्तराखंड में भूसा महंगा हो गया है। भूसे के दाम 2 गुने से ज्यादा हो गए हैं। पिछले कुछ साल से भूसा 500 से 600 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा था, मगर इस बार भूसे की कीमत 1,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गई है। मैंने 11 कुंटल भूसा खरीदा है। किस रेट के साथ खरीदा? सर 1100 रुपये कुंटल के साथ। पिछला रेट क्या रहता था? पिछले सर बहुत से बहुत 550-600 रुपये कुंटल उठाते थे हम। एक साल भर में इतना परिवर्तन। वहीं पौड़ी में भी भूसा महंगा होने से पशुपालक परेशान हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए डीएम ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ईंट भट्टों पर भूसे के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। साथ ही भूसे की कालाबाजारी पर भी नजर रखी जा रही है। कई जगह पर शिकायत मिल रही है कि भूसा का अभी उपलब्धता कम है, तो उसका जो इस्तेमाल है वो अन्य प्रयोगों में किया जाता है, विशेष तौर से निर्माण कार्यों में, ईंट भट्टी निर्माण कार्यों में,
और अन्य तरीके से उसका प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में क्योंकि पशुओं के चारे की समस्या उत्पन्न ना हो इसलिए उस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है अगले 15 दिवस के लिए।